रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन में युद्ध 2026 में बिल्कुल योजना के अनुसार नहीं चला है। यूक्रेनी शहरों पर घातक बमबारी अभियान चलाकर जिससे लाखों निवासियों को कड़ाके की सर्दी में बिजली और पानी की भारी कटौती का सामना करना पड़ा, व्लादिमीर पुतिन एक बड़े वसंत आक्रमण को आगे बढ़ाने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन वह आक्रमण हल्के शब्दों में कहें तो ठहर गया है। हाल ही में यूक्रेन ने पलटवार किया है। इसने न सिर्फ रूसी आक्रमण को रोका है, बल्कि कई स्रोतों के अनुसार यूक्रेन ने बड़ी जीत के बाद अहम क्षेत्रों पर फिर से कब्जा कर लिया है। इसी समय यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की रूस के अंदर गहराई तक किए जा रहे लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल हमलों की मुहिम तेज हो गई है और उनके द्वारा पहुंचाई जा रही क्षति भी बढ़ गई है। स्थिति स्पष्ट रूप से मोर्चे पर और उसके पीछे गर्म हो रही है, खासकर रूसियों के पैरों तले। यहाँ ताज़ा घटनाक्रम है और ये हमें बताते हैं कि युद्ध किस दिशा में जा रहा है। शुक्रवार 22 मई को अपने नियमित शाम के संबोधन में जेलेंस्की ने कहा कि हाल के महीनों में मोर्चे पर यूक्रेनी स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है। वास्तव में यूक्रेनी स्थिति अब पिछले वर्षों की तुलना में अधिक मजबूत है। साल की शुरुआत से अब तक हमारे क्षेत्र के 590 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 228 वर्ग मील को मुक्त कराकर फिर से नियंत्रण में लिया गया है। ये रुझान कब्जाधारियों के पक्ष में नहीं है। हम रूसी सैनिकों के विनाश की दर बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सब हर तरह के प्रतिबंधों के साथ मिलकर रूस को कूटनीति चुनने पर मजबूर कर रहा है। शुक्रवार को ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दी कि एक नए डिक्लासिफाइड अमेरिकी रक्षा खुफिया आकलन के मुताबिक फरवरी से 154 वर्ग मील क्षेत्र फिर से कब्जे में लिया गया है। युद्ध अध्ययन संस्थान ने हाल ही में बताया कि अप्रैल में ही लगभग 44.8 वर्ग मील क्षेत्र फिर से कब्जे में लिया गया। इन आंकड़ों को एक साथ देखने पर पता चलता है कि फिर से कब्जा करने की दर बढ़ रही है। द इकोनॉमिस्ट युद्ध ट्रैकर ने पुष्टि की कि 2026 में यूक्रेन ने अब तक छोटी लेकिन अहम बढ़त हासिल की, जो 2023 के बाद सबसे बड़ी है। ये उचित है क्योंकि यूक्रेन को रूस द्वारा वर्तमान में कब्जा किए गए पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए जितना बड़ा प्रयास करना होगा, उसे देखते हुए उस क्षेत्र की मात्रा बताना मुश्किल है। आमतौर पर माना जाता है कि यह यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल का 5वां हिस्सा लगभग 45,000 वर्ग मील है। 4-5 महीनों में 154 वर्ग मील अच्छी शुरुआत है, पर अभी लंबा रास्ता बाकी है। नियंत्रण क्षेत्रों का सटीक नक्शा बनाना मुश्किल है क्योंकि मोर्चे रोज बदलते हैं। 680 मील लंबी युद्ध रेखा पर चल रहे अभियानों के पैमाने को देखते हुए यह अनिवार्य है। 2025 में यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पूरे साल में 61,605 युद्ध झड़पें दर्ज की गईं, यानी औसतन लगभग 169 लड़ाइयां हर दिन हुई। साल का सबसे तीव्र दिन 28 नवंबर था, जब दुश्मन के साथ 311 युद्ध झड़पें दर्ज की गई। ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल से दोनों पक्षों की अग्रिम पोजीशन से दर्जनों मील पीछे तक का इलाका मौत का क्षेत्र बन गया है, जहां कोई भी हलचल जानलेवा हो सकती है। अब दोनों पक्षों ने बख्तरबंद वाहनों पर आधारित पारंपरिक हमले लगभग छोड़ दिए हैं। दोनों पक्ष मुख्य रूप से छोटे छोटे विद्रोही पैदल दस्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दुश्मन की पोजीशन के मीलों पीछे तक घुस सकते हैं। वहां वे खुदाई करके इन पोजीशनों का बचाव कर सकते हैं, जो तकनीकी रूप से दुश्मन की पंक्तियों के पीछे होती है, और वहां रसद और गोला बारूद की आपूर्ति ड्रोन के जरिए की जाती है। तो मोर्चे के कई हिस्सों में भले ही मुख्य रूप से एक पक्ष का नियंत्रण हो, लेकिन असल में जमीन पर हालात कहीं ज्यादा उलझे हुए हैं। इन इलाकों को यूं ही ग्रे जोन नहीं कहा जाता और ना ही यूं ही यह कहा जाता है कि ये युद्ध की धुंध में ढके हैं। आप शायद जानने के लिए उत्सुक होंगे कि यूक्रेन ने ठीक ठीक कहां पर बढ़त बनाई है। हालांकि इन अलग अलग रिपोर्टों में यूक्रेन द्वारा वापस लिए गए सटीक इलाकों का ठीक ठीक जिक्र नहीं किया गया है। तेजी से बदलती ग्रे जोन की स्थिति के कारण किसी भी इलाके पर लंबे समय तक सटीक नियंत्रण पहचानना बेकार है। फिर भी ISW के आकलन ने कुछ और व्यापक रूप से परिभाषित इलाकों का जिक्र किया है, जहां पर बढ़त हासिल की गई थी। नवंबर 2025 से यूक्रेनी रक्षा बलों ने कुपियांस्क, खार्किव ओब्लास्ट का बड़ा हिस्सा मुक्त किया। 2026 की सर्दी
और वसंत में उन्होंने दक्षिणी यूक्रेन में 154 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र वापस लिया और अप्रैल 2026 के आखिर से पश्चिमी जापोरिजिया ओब्लास्ट की कई बस्तियों पर पुनः कब्जा किया। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, रूसियों की कहानी पूरी तरह से अलग है। एक महीने पहले 21 अप्रैल को रूसी जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने दावा किया था कि 2026 में रूसी बलों ने 80 बस्तियों और 1000 वर्ग मील से अधिक यूक्रेनी क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। उन्होंने बताया कि मार्च-अप्रैल में रूसी बलों ने 34 बस्तियों और करीब 270 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा किया। जहां तक विशेष जानकारी की बात है, गेरासिमोव ने दावा किया कि कब्जा किया गया क्षेत्र लुहांस्क ओब्लास्ट के उस हिस्से में बची हुई अंतिम आबादी वाली बस्तियों को भी शामिल करता है जो अब भी यूक्रेन के नियंत्रण में थी, और जियो लोकेटेड फुटेज भी इसका समर्थन करती हुई दिखती है। उन्होंने कहा कि रूसी सैनिक कई मोर्चों पर बढ़ रहे हैं और सुमी व खार्किव क्षेत्रों में उनके मुताबिक एक सुरक्षा क्षेत्र बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मार्च में 15 बस्तियों पर कब्जा हुआ था। अप्रैल में खार्किव क्षेत्र के वोवचांस्कोए कोतोरी और जिबिना भी कब्जे में आ गए। उन्होंने दावा किया कि डोनेट्स्क ओब्लास्ट में हरेशिना, पावलीवका और जापोरिजिया ओब्लास्ट में बोइकोवा, लुहिव्स्का, वेसेलियांका समेत कई क्षेत्रों पर कब्जा किया गया है। ISW ने इन दावों को तुरंत खारिज किया और कहा कि उनके ताजा दावों को ओपन सोर्स या रूसी समर्थक सैन्य ब्लॉगर्स का समर्थन नहीं मिलता। यहाँ तक कि रूसी स्रोतों के सबसे उदार अनुमान भी बताते हैं कि रूसी सैनिक यूक्रेनी क्षेत्र में 276 वर्ग मील से अधिक आगे नहीं बढ़े या घुसे हैं। साल की शुरुआत से गेरासिमोव के 40% से थोड़े ज्यादा दावे ही सही निकले हैं, जिनमें कुछ पर सवाल उठे हैं। ISW की अपनी गिनती के अनुसार, जो ओपन सोर्स डेटा पर आधारित है, रूसी बलों ने जनवरी से 21 अप्रैल 2026 तक सिर्फ 147 वर्ग मील क्षेत्र में ही बढ़त बनाई है और 13 बस्तियों पर कब्जा किया है। उनका कहना है कि 1 मार्च के बाद रूसी सैनिकों ने सिर्फ 2 बस्तियां कब्जाई और मोर्चे पर 23 वर्ग मील क्षेत्र गंवाया। ISW ने कहा कि गेरासिमोव ने कई अन्य क्षेत्रों में रूसी बढ़त को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है। उन्होंने दावा किया कि रूसी बल क्रामाटोर्स्क से 4.35 मील और स्लोवियांस्क से 7.45 मील दूर पहुंच चुके हैं। यहां तक कि सबसे आशावादी रूसी रिपोर्टें भी रूसी सैनिकों को क्रामाटोर्स्क से 5.6 मील और स्लोवियांस्क से 8.7 मील दूर बताती हैं। ये दूरी दोनों शहरों को ड्रोन हमलों की सीमा में रखती है। कॉन्स्टेंटिनिवका और ये दोनों शहर मिलकर डोनबास में आबादी वाले इलाकों की आखिरी मजबूत किलेबंदी है, जो अब भी यूक्रेन के नियंत्रण में है। ISW का मानना है कि गेरासिमोव की अतिशयोक्तियां शायद रूसी सेना की 2026 की वसंत गर्मी की आक्रामक कार्रवाई में निराशाजनक प्रगति की कमी छुपाने का प्रयास है। यूक्रेन के सफल जवाबी हमलों के चलते ISW ने कहा कि रूसी बलों को भारी नुकसान के कारण कई क्षेत्रों में अभियान कम करने पड़े हैं। इन हमलों और मजबूत रक्षा ने रूसी सैनिकों को मोर्चे पर बढ़त दिखाने के लिए ज्यादा संसाधन खर्चने पर मजबूर किया है। साथ ही उनका आकलन है कि बढ़ते नुकसान और धीमी भर्ती, रूस की परिचित रणनीति, बार बार हमले की लहरें और घुसपैठ समूहों को उच्च तीव्रता और भारी लागत के साथ युद्ध में भेजना को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन वो 1 महीना पहले की बात है और जैसा कि हम जानते हैं, यूक्रेन के युद्ध क्षेत्रों पर सिर्फ 1 महीने में बहुत कुछ बदल सकता है। इस वक्त एक ऐसा क्षेत्र है जहां दोनों पक्षों के सैन्य ब्लॉगर्स मान रहे हैं कि यूक्रेन अच्छी प्रगति कर रहा है। पश्चिमी और दक्षिणी जापोरिजिया, जिसमें रूस के कब्जे वाले दक्षिणी इलाके शामिल हैं। पिछले साल से जापोरिजिया में रूसी हमले मुख्य रूप से पूर्व में नीप्रोपेत्रोव्स्क और डोनेट्स्क ओब्लास्ट की सीमा पर रहे हैं। हुल्योपोल से यूक्रेनियों को निकालने के बाद वे अब ओब्लास्ट के दक्षिण में यूक्रेनी नियंत्रण वाले अंतिम बड़े शहर ओरिखिव की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओब्लास्ट में असली इनाम पश्चिम में जापोरिजिया है। यहाँ एक रुक रुक कर चलने वाले अभियान में, जिसमें यूक्रेनी ड्रोन के लगातार हमलों से भारी नुकसान हुआ, वे आखिरकार M18 हाईवे पर उत्तर की ओर धीरे धीरे बढ़ने में कामयाब रहे। आखिरकार वे स्टेपनोयोर्स्क के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर पावलिवका के करीब पहुंचे। यह क्षेत्र प्रिमोर्स्क के मलाखातेरियुका और वेजेलियांका पर हमले के लिए आधार बनेगा।
जो शहर की सीमा से पहले अंतिम बड़ी बस्तियां हैं। पहले यूक्रेनियन ने हमला नाकाम किया, अब वे पलटवार कर रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक यूक्रेनियन ने स्टेपनोहोर्स्क पर पूरी तरह फिर से कब्जा कर लिया है और अब पावलिवका में शेष प्रतिरोध को खत्म कर रहे हैं। अगला लक्ष्य कामियांस्के है, क्योंकि वे दक्षिण की ओर जा रहे हैं। अगर यूक्रेनियन कामियांस्के पर कब्जा कर लेते हैं तो वासिलिवका के महत्वपूर्ण शहर तक रास्ता खुल जाता है। रूसी विश्लेषक इस संभावना को लेकर बेहद चिंतित हैं। क्षेत्र की अन्य घटनाओं के साथ उन्हें आशंका है कि यूक्रेन का दबाव एनरहोदार को फिर से कब्जाने की तैयारी हो सकता है, जहां जापोरिझिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन के सबसे अधिक विवादित स्थानों में से एक है और अब तक युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौता करने के सभी प्रयासों में एक बड़ी बाधा रहा है। रूसियों ने इसे 2022 में अपनी प्रारंभिक आक्रमण के दौरान कब्जा लिया था और बाद में इसे रूसी पावर ग्रिड से जोड़ दिया, जहां यह कब्जे वाले क्षेत्रों के लिए मुख्य बिजली स्रोत है। यूक्रेन कहना न होगा इसकी वापसी की मांग करता है। रूसियों ने यह कहने की जरूरत नहीं है, इनकार कर दिया है। कई समझौते प्रस्तावित हैं। अगर यूक्रेन रूस को कब्जाए इलाकों से बाहर नहीं निकाल पाता तो सबसे अच्छा विकल्प शक्ति साझाकरण हो सकता है, जिसे अमेरिका जैसे तीसरे पक्ष द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है। लेकिन दोनों पक्षों के बीच अन्य प्रमुख असहमति के मुद्दों की तरह अब तक कोई भी बात टिक नहीं पाई है। बस एक त्वरित याद दिलाना है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलिट्री शो में हम दुनिया भर की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य घटनाओं के दैनिक अपडेट देते हैं। साथ ही ऐसी गहन विश्लेषण भी करते हैं जो बताते हैं कि इन घटनाओं का क्या मतलब है। सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप कभी भी कोई अपडेट मिस न करें। रूसी विश्लेषकों को आशंका है कि स्टेपनोहोर्स्क से वासिलिवका की ओर यूक्रेनी हमला दरअसल एनरहोदार पर हमले का रास्ता साफ करने और पूर्व से परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर दोबारा कब्जा करने के लिए है। उनका कहना है कि इसी हमले के साथ साथ यूक्रेनी सेना उत्तर से निप्रो नदी पार कर दो तरफा हमला करेगी, जिसे रोकना मुश्किल होगा। लेकिन शहर के पूर्व में बढ़त ही इलाके में बड़े बदलाव का अकेला संकेत नहीं है। रूसी विश्लेषक यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा निकोपोल और आसपास हाल की अनिवार्य निकासी के आदेशों की ओर इशारा करते हैं। निप्रोपेट्रोव्स्क ओब्लास्ट के उस हिस्से में जो जापोरिजिया के पश्चिम में है और ओब्लास्ट की राजधानी कहलाता है। निकोपोल जिला एनपीपी से सिर्फ 4 मील दूर है, हालांकि निप्रो नदी के दूसरे किनारे पर। 12 मई को क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन ने मरानेत्स के पास नोवोक्यूका और इलिंका तथा मारिवका के पास विशी तारासिवका में बच्चों वाले सभी 28 परिवारों, साथ ही मरानेत्स गांव की 1 सड़क और निकोपोल की 100 सड़कों के निवासियों को 1 महीने के भीतर निकासी का आदेश दिया। ये रूसी गोलाबारी और बमबारी के खतरे से आबादी की सुरक्षा के लिए किया गया है। अनौपचारिक रूप से यह निकासी एनरहोदार पर हमले के लिए एक सीधा रास्ता खोल देगी। हाल के हफ्तों में यूक्रेनी बलों ने एनरहोदार के दक्षिण में M14 हाईवे को रूसी लॉजिस्टिक्स के लिए नर्क बना दिया है। ये आम हाईवे नहीं है। रूसियों द्वारा इसे RR 280 नोवोरोसिया हाईवे के नाम से जाना जाता है। यह पूर्व से पश्चिम तक चलता है और मुख्य भूमि रूस को क्रीमिया, कब्जे वाले खेरसोन और माइकोलाइव को पश्चिम में और पूर्व में मोर्चों से जोड़ता है। इसे नागरिक और सैन्य आवाजाही की जीवन रेखा कहा जाता था और यह रूसी आपूर्ति, ईंधन और कमांड पोस्ट के लिए मुख्य लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर था, लेकिन अब नहीं है। रूसी प्रेस ने बताया कि हाल के हफ्तों में यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइल हमलों के कारण जीवन रेखा अब मौत की राह बन गई है। 21 मई की फुटेज में सड़क किनारे नष्ट वाहनों का बढ़ता कब्रिस्तान दिखता है। अगले दिन जारी जियोलोकेटेड फुटेज में यूक्रेनी बलों को HH-20 मारियोपोल डोनेट्स्क सिटी हाईवे पर रूसी ट्रकों पर हमला करते दिखाया गया, जिसे यूक्रेनी बलों ने हाल ही में बाधित किया है। M14 पर हालात इतने खतरनाक हो गए हैं कि खेरसोन ओब्लास्ट के रूसी कब्जाधारी प्रमुख व्लादिमीर साल्दो को पिछले हफ्ते M14 के एक हिस्से पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही को सीमित करने का आदेश जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये अभूतपूर्व कदम, जिसमें सिर्फ सैन्य और जरूरी वस्तुओं को छूट है, इस बात को मानता है कि ये हाईवे सामान्य परिवहन के लिए बेहद खतरनाक हो गया है। इन हमलों से रूसी लॉजिस्टिक्स बाधित होती है
और मोर्चों पर तथा क्रीमिया में आपूर्ति मुश्किल हो जाती है। M14 प्रायद्वीप को कब्जे वाले क्षेत्रों से जोड़ने का मुख्य मार्ग है। अगर यूक्रेन एनरहोदार वापस लेने के लिए हमला करना चाहता है तो ये घटनाएं उसी क्षेत्र में हो रही है जहां वो रूस को और बल लाने से रोकना चाहेगा। अब हमें इस स्तर पर जोर देना चाहिए कि ये सब सिर्फ अटकलें हैं। यूक्रेनी पक्ष की ओर से बहुत कम संकेत हैं कि एनरहोदार पर हमले की तैयारी चल रही है। फिर भी यही तो आप अचानक हमले से उम्मीद करते हैं। यूक्रेन ने 2023 में एक बड़ा जवाबी हमला करने के अपने इरादों को व्यापक रूप से प्रसारित करने की गलती की थी, जिससे रूसियों को अंततः सफल रक्षा करने का समय मिल गया। हालांकि हो सकता है कि उन्होंने अपनी गलती से सीख ली हो। यूक्रेन के अगले बड़े हमले 2024 में कुर्स्क में घुसपैठ से पहले पूरी तरह से चुप्पी थी, जिसने रूसियों को पूरी तरह से चौंका दिया। तो अगर एनरहोदार पर कोई चौंकाने वाला हमला होना है तो इसकी खबर सबसे आखिरी में आपको ज़ेलेंस्की या उनके सेना प्रमुख ओलेक्सांद्र सिरस्की से ही मिलेगी। संभव है कि स्टेपनोहोर्स्क से आगे बढ़ना, निकोपोल में निकासी आदेश और M14 पर हमले यूक्रेन की 2026 की व्यापक रणनीतियों का हिस्सा हों, जैसा ISW ने बताया। संस्थान के अनुसार यूक्रेनी बलों ने हाल के महीनों में अपने मिड रेंज हमलों और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन की आवाजाही रोकने वाले हवाई हमले को काफ़ी तेज कर दिया है, जिससे युद्ध क्षेत्र पर श्रृंखलाबद्ध प्रभाव पड़े हैं और रूसी बढ़त को रोका गया है। इन हमलों ने यूक्रेन की जमीनी बढ़त को भी गति दी है, लेकिन इन सफलताओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसने रूसियों को पूरी तरह चौंका दिया, उन्हें स्टारलिंक से काट देना। जिस अमेरिकी रक्षा खुफिया आकलन का हमने पहले जिक्र किया, उसने इस कदम को 2026 में यूक्रेन की प्रगति के लिए अहम माना। स्टारलिंक यूक्रेनी अभियानों के केंद्र में है, चाहे वो अग्रिम मोर्चों पर हो या लंबी दूरी के हमलों का मार्गदर्शन करना हो, लेकिन यह रूसियों के लिए उपलब्ध नहीं है। रूसियों को हजारों अवैध तस्करी किए गए स्टारलिंक टर्मिनल जमा करने और उन पर निर्भर रहने से ये नहीं रोक सका। इस सिस्टम ने लंबे समय से चली आ रही संचार की कमी को दूर करने में मदद की, जिससे सैनिकों की गतिविधियों का समन्वय, ड्रोन संचालन और तोप खाने के निशाने साधने में आसानी हुई। फरवरी में ये सब अचानक रुक गया। स्पेसएक्स यानी इलॉन मस्क की नेटवर्क चलाने वाली कंपनी ने यूक्रेनी टीमों के साथ मिलकर भौगोलिक प्रतिबंध लगाए, जिससे युद्ध क्षेत्र के बिना अनुमति वाले टर्मिनल बंद हो गए। फ्रंटलाइन रिपोर्ट्स के अनुयायियों ने रूसी अभियानों पर असर तुरंत देखा था। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। रूसियों ने टेलीग्राम के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाकर खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, जिससे असर बढ़ गया। इस ऐप को कमजोर संचार सिस्टम में स्टारलिंक के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रूस में इस ऐप पर प्रतिबंध बहुत अलोकप्रिय है और पुतिन के युद्ध को लेकर रूसी जनता को नाराज करने में सबसे प्रभावी रहे हैं। और अगर आम जनता नाखुश है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यूक्रेनी ड्रोन के लगातार दबाव में फ्रंट लाइन पर मौजूद रूसी सैनिक इस विकास से कितने प्रसन्न होंगे। स्टारलिंक कनेक्टिविटी और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स की संयुक्त हानि से समन्वय और कमांड श्रृंखला बाधित हुई, जिससे इकाइयों में भ्रम बढ़ गया। कुछ समय तक सोशल मीडिया पर रूसी सैनिकों की स्टारलिंक खोने की शिकायतें थीं। एक सैनिक को अपने रिसीवर को लात मारते हुए फिल्माया गया था और दूसरा अपने रिसीवर का इस्तेमाल खाने की मेज के रूप में कर रहा था। कुछ सैनिकों ने जनता से मदद मांगी। एक ने कहा, हम एक रात में पत्थर युग में पहुंच गए। यूक्रेन ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाया और आगे बढ़ गया। यूक्रेन के अधिकारियों ने यह स्वीकार किया कि यूक्रेन की 2026 की प्रगति में स्टारलिंक के बंद होने की भूमिका रही है, लेकिन वे इस बात से असहमत हैं कि यही उनकी सफलताओं का एकमात्र कारण है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि दक्षिण में अभियान स्टारलिंक के फैसले से 1 माह पहले शुरू हुआ था, जिससे ये सिर्फ बड़े ढांचे का हिस्सा लगता है। पूर्व डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री और रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने सहमति जताई कि स्टारलिंक टर्मिनलों पर प्रतिबंध और मध्यम दूरी के स्ट्राइक ड्रोन के उपयोग ने रुख यूक्रेन के पक्ष में मोड़ने में योगदान दिया था। रूसियों को किसी तरह का समाधान निकालने में कुछ महीने लग गए हैं, लेकिन इसके संकेत है कि वे अब इस बड़ी कमजोरी को दूर करना शुरू कर रहे हैं। शुरुआत में वे LTE मॉडेम, वाईफाई ब्रिज, रिले स्टेशन और मेश नेटवर्क जोड़कर काम चला रहे थे, लेकिन अब ये कम तकनीकी मेश नेटवर्क परेशानी देने लगे हैं। मेश नेटवर्क मॉडेम ऑपरेटरों को UAV को
क्षितिज के पार काफी अधिक दूरी तक नियंत्रित करने देते हैं, क्योंकि ये हवा में मजबूत संचार चेन बनाते हैं और ड्रोन खोने पर डेटा फिर से मार्गित किया जा सकता है। स्थिति को और भी खराब करने के लिए रूस ने बेलारूस में सीमा पार रिले स्टेशन स्थापित किए हैं, जो ड्रोन को यूक्रेनी क्षेत्र में उड़ान भरते समय कनेक्टिविटी बनाए रखने की अनुमति देते हैं। शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि दीर्घकाल में रूस ने हाल ही में उन उपग्रहों का पहला सेट लॉन्च किया है जो अंततः उसके अपने स्टारलिंक जैसे नेटवर्क के रूप में काम करेंगे। 23 मार्च को रूसी कंपनी ब्यूरो 1440 ने नए राजस्वेत तारामंडल के पहले 16 ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपग्रहों को निम्न कक्षा में स्थापित किया। यह एक ऐसी आधारभूत संरचना बनाने की दिशा में पहला कदम है जिसका लक्ष्य 2030 तक कम से कम 300 उपग्रहों का होना है। हालांकि रूस ने इसे मुख्य रूप से स्टारलिंक जैसी नागरिक तकनीक के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन इस प्रणाली के दोहरे उपयोग साफ है। स्टारलिंक तक पहुंच खोने से रूस को जो समस्याएं हुई हैं, उन्हें देखते हुए लॉन्च का समय साफ बताता है कि प्राथमिकता उन्हीं समस्याओं को दूर करना है। इसके संकेत हैं कि इसका असर पहले से ही दिखने लगा है। रूस के लंबी दूरी के ड्रोन से अब स्टारलिंक क्वालिटी वीडियो फीड्स मिल रही है, जो पहले की धुंधली फुटेज से काफी बेहतर है। इन नई तकनीकों के आने से क्या असर पड़ेगा, ये अभी देखना बाकी है। शायद ये रूस को फिर से पहल हासिल करने में मदद करेंगी, या फिर यूक्रेन का बढ़ता हुआ हमला इन्हें बेकार साबित कर देगा। हम जरूर इस पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। इस बीच इस वीडियो को देखें जिसमें बताया गया है कि यूक्रेन अपनी बढ़त को और आगे बढ़ाने के लिए कैसे एक रोबोट सेना बना रहा है। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।